हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज की जो हमारी क्लास है दैट विल बी बेस्ड ऑन द बायोग्राफी ऑफ विलियम शेक्सपियर। आपको पता है कि इंग्लिश लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से विलियम शेक्सपियर कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो इनसे रिलेटेड, कहीं का भी आपका टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड अगर एग्जाम है तो विलियम शेक्सपियर पर बेस्ड क्वेश्चंस का आना ही आना होता है। तो आज जो है हम इनकी बायोग्राफी के बारे में और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट इनकी लाइफ से बन सकते हैं उनके बारे में जो है बात करेंगे। तो चलिए जो स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो सबसे पहले देख लीजिए जो है इनका लाइफ हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं कि कब इनका जन्म हुआ और इन्होंने जो है कैसे अपना जीवन आगे बढ़ाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखिए जो है बर्थ, इनकी जो बर्थ है वो कब हुई? 23 अप्रैल 1564 इन स्टेफोर्ड अपॉन एवन। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्टेफोर्ड अपॉन एवन है ये क्या है? एक रिवर का नेम है इन द कंट्री ऑफ वार्कविकशायर। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यही बन जाता है कि इनकी बर्थ डेट आपको याद रखनी है 23 अप्रैल 1564। उसके बाद इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ? तो ये स्ट्रेफोर्ड अपॉन एवन। ये बहुत एक एकदम ऐसे ही फ्रेज या ये फ्रेज याद रखनी है आपको। यहाँ पर ये आपको नहीं करना है कि ये ऑन हो जाए या कुछ अलग कोई वर्ड, स्ट्रेफोर्ड अपॉन एवन ही याद रखना। ठीक है, देखिए साथ में आप ये देखिए यहाँ पर ये पीजीटी 2005 10 एंड पीजीटी 2009 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट अगर आप आगे पॉइंट देखें तो ही वॉज बैप्टाइज्ड एट होली ट्रिनिटी चर्च। मतलब जो इनके जो है नामकरण की प्रक्रिया है वो कहाँ पर होती है? वो होली ट्रिनिटी चर्च में होती है। तो यहाँ तक जो है हमें जो दो पॉइंट्स याद रखने हैं वो ये याद रखनी है कि इनका जो जन्म है वो 23 अप्रैल 1564 को हुआ। कहाँ पर हुआ? स्ट्रेफोर्ड अपॉन एवन। सिटी का नाम अगर आपसे पूछे तो वार्कविकशायर। और इनके जो नामकरण की प्रक्रिया है वो कहाँ पर हुई? तो होली ट्रिनिटी चर्च में हुई। आगे देखते हैं आगे क्या है यहाँ पर। स्टैफोर्ड ऑन 26 अप्रैल 1564। मतलब जो इनका नाम है, नामकरण की प्रक्रिया वो जो है होली ट्रिनिटी चर्च स्टैफोर्ड में जो है कब हुई? 26 अप्रैल 1564। यानी ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि इनका जो जन्म है वो 23 अप्रैल 1564 को हुआ, पर इनका जो नाम जो है नामकरण है वो 26 अप्रैल 1564 को हुआ। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है। स्टेफोर्ड इज द विलेज इन वार्कविकशायर सराउंडेड बाय द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, कैसल ऑफ वार्कविक एंड कैसल ऑफ किलकॉलमैन फ्रॉम थ्री साइड्स। मतलब जो ये स्टेफोर्ड जगह है ये क्या है? तो स्टेफोर्ड क्या है? इट इज अ विलेज। ये विलेज है कहाँ पर? वार्कविकशायर में। और ये जो शहर है, ये जो गांव है आपका, ये तीन तरफ से जो है घिरा हुआ है। किन किन चीजों से? एक तरफ है फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन, दूसरी तरफ है कैसल ऑफ वार्कविक और तीसरी तरफ है कैसल किल कॉलमैन। ठीक है ना? तो ये तीन तरफ से जो है जो आपका स्टेफोर्ड विलेज है वो घिरा हुआ है। आगे देखते हैं इनके जो पेरेंट्स का नाम है वो क्या है। तो यहाँ पर इनके जो पेरेंट्स हैं, ही वॉज द थर्ड सन और द चाइल्ड ऑफ जॉन शेक्सपियर एंड ऑल्डरमैन एंड ए सक्सेसफुल ग्लोवर ओरिजिनली फ्रॉम स्नेटरफील्ड एंड मैरी ऑर्डन। यानी यहाँ पर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखना है कि इनके पिताजी का नाम जो है वो क्या है? जॉन शेक्सपियर है एंड हिज मदर नेम इज मैरी आर्डन। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इनकी माता जी का नाम कई बार पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। जो मैरी ऑर्डन के बारे में यहाँ पर क्या बताया गया है? द डॉटर ऑफ एन अफ्लुएंट लैंड ओनिंग फार्मर। मतलब जो इनकी माता जी थी वो क्या थी? डॉटर थी, पुत्री थी किसकी? एन अफ्लुएंट लैंड ओनिंग फार्मर। मतलब जो है एक जो बहुत ज्यादा जिसके पास जमीन थी, एक तरह से आप कह सकते हो लैंडलॉर्ड टाइप का, उनके फार्मर की ये बेटी थी। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं। यानी कि एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, विलियम शेक्सपियर के जो है जो फादर का नाम है वो क्या है? जॉन शेक्सपियर एंड हिज मदर नेम इज मैरी ऑर्डन। आगे देखते हैं इनकी जो एजुकेशन है वो इन्होंने कहाँ से रिसीव की। तो एजुकेशन में अगर आप देखें, एट द एज ऑफ 7 ही वाज सेंट टू द ग्रामर स्कूल एट स्टैफोर्ड वेयर ही पिक्ड अप स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। अब यहाँ पर देखिए जो है इनको जो है 7 वर्ष की आयु में इनको कहाँ भेजा गया है? ग्रामर स्कूल में भेजा गया एट स्टैफोर्ड, जहां पर जो है इन्होंने वेयर ही पिक्ड अप स्मॉल लैटिन, मतलब थोड़ा बहुत लैटिन एंड लेस ग्रीक। ये फ्रेज बहुत पूछी जाती है कि किसके लिए यूज की जाती है।
स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक जो फ्रेज है वो हम किसके लिए यूज करते हैं? ये फ्रेज जो है विलियम शेक्सपियर के लिए यूज होती है। एग्जाम में ये पॉइंट बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर टीजीटी 2009 में ये पूछा भी गया है। ये जो आप अगर देख रहे हो कि ये मैंने कहाँ से रिसीव किया है, तो ये एक रंजीत सिंह की बुक आती है, उसी की बुक से जो है मैंने विलियम शेक्सपियर का टॉपिक उठाया है, और ये एकदम एज इट इज जैसे वहां बुक में दिया है वैसा ही मैं आपको जो है बता रहा हूँ। तो अगर आप बुक की हेल्प से पढ़ना चाहें या अगर इसकी पीडीएफ को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर अपने प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, देखिए जो है नेक्स्ट, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। मतलब स्पाउस का नेम क्या था? तो एट द एज ऑफ 18 की एज में, जब कब 1582 में ही मैरिड द 26 ईयर ओल्ड एन हैथवे। ध्यान से देखिए यहाँ पर जब शेक्सपियर की शादी हो रही है तो उनकी एज कितनी है? 18, और जिससे वो मैरिज कर रहे हैं उनकी एज कितनी है? 26 ईयर। नाम क्या है उनका? एन हैथवे, ठीक है ना। यानी कि इन्होंने अपने से बड़ी उम्र की लड़की से इन्होंने शादी की, और कब किया? तो 1582 में। फिर उसके बाद देखिए विद हुम ही हैड 3 चिल्ड्रंस, मतलब जिससे इनके 3 बच्चे हुए। नाम क्या है? सुसाना, ठीक है ना। आफ्टर द 6 मंथ ऑफ मैरिज एंड ट्विंस हैमनेट एंड जूडिथ। मतलब इनके 3 बच्चे हुए। एक जो है पहले देखिए ध्यान से, इसका बेटी का जो नाम है वो सुसैना, और उसके बाद ट्विंस होते हैं जिनका नाम हैमनेट और जूडिथ। अब उसके बाद जो है यहाँ पर एक और पॉइंट बताया गया, हैमनेट डाइड ऑफ अननोन कॉजेज एट द एज ऑफ 11। हैमनेट की जो है डेथ हो जाती है एट एन एज ऑफ 11, बट व्हाट इज द रीजन वी डोंट नो। मतलब जो है जो हैमनेट की मृत्यु जो है वो क्यों, कैसे मर जाता है, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। फिर देखिए आके जो है सुजाना के बारे में बताया गया, सुजाना वाज मैरिड टू जॉन हॉल ए फिजिशियन इन 1607। मतलब सुजाना की जो है वो मैरिज होती है जॉन हॉल, और जॉन हॉल क्या है? एक फिजिशियन है। कब होती है मैरिज? तो 1607। एंड जुडिथ टू थॉमस क्विनी। जो जुडिथ है उनकी जो शादी है वो किससे की जाती है? थॉमस क्विनी से, ए विंटरर 2 मंथ बिफोर शेक्सपियर डाइड। मतलब जो है जो आपका जुडिथ है उसकी शादी शेक्सपियर की डेथ से केवल 2 महीने पहले थॉमस क्वेनी से हुई। अब और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो है देखते हैं इनकी डेथ कब होती है। देखिए जो है ही डाइड ऑन 23 अप्रैल 1616 एट द एज ऑफ 52। मतलब इनकी जो डेथ है वो 23 अप्रैल 1616 में हो जाती है, और जब इनकी एज कितनी थी? मात्र जो है 52 साल। जब ये 52 ईयर्स के थे तब इनकी डेथ हो जाती है, और कहाँ पर? इन स्ट्रैफोर्ड, मतलब जहां पर ये पैदा होते हैं एक तरह से, वहीं पर इनकी डेथ हो जाती है। और ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि इनका जन्म 23 अप्रैल को होता है, और साथ साथ में इनकी जो डेथ की डेट है वो भी 23 अप्रैल ही है। अब आगे देखते हैं, ही वॉज बरीड इन द चैंसल ऑफ होली ट्रिनिटी चर्च। मतलब इनको जो है बरी किया जाता है जो होली ट्रिनिटी चर्च है उसके चैंसल में। 2 days आफ्टर हिज डेथ, 2 दिन की इनकी डेथ के बाद क्या, ठीक है ना, इनको जो है बरी किया जाता है। फिर आगे देखते हैं, द एपिटेफ ऑन हिज ग्रेव स्टोन रीड्स। जो एपिटेफ है मतलब जो है जो इनकी जो कहते हैं समाधि पर जो इंग्रेव होता है, जो लिखा हुआ होता है, वो क्या है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद भी होना चाहिए कि क्या लिखा है एपिटेफ पर। तो गुड फ्रेंड्स फॉर जीसस सेक फॉरबियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हेयर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड कर्स्ड बी ही दैट मूव्स माई बोन्स। तो ये जो है इनकी एपिटेफ जो है लिखा हुआ था। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर शेक्सपियर हैज बीन कमेमोरेटेड इन मैनी स्टेच्यूज एंड मेमोरियल्स अराउंड दी वर्ल्ड। मतलब इनको जो है शेक्सपियर के बहुत सारे स्टेच्यूज और मेमोरियल्स बनवाए गए इनकी जो है एक तरह से याद में, इंक्लूडिंग फ्यूनरल मॉन्यूमेंट्स इन साउथ वर्क कैथेड्रल एंड पोएट्स कॉर्नर इन वेस्टमिनिस्टर एबे। तो ये जो है आपका शेक्सपियर को के लिए लोगों का सम्मान था कि उनकी जो है जगह जगह पर स्टेच्यूज और उनके लिए मेमोरियल्स बनवाए गए। अब यहाँ पर ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कि इनके लिए जो है एक सॉब्रिक्यूट का यूज किया जाता है। क्या? शेक्सपियर इज ऑल्सो कॉल्ड बार्ड ऑफ एवन। इनको जो है बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है, ये इनका एक तरह से निक नेम है। तो ये आप याद रखिए कि क्या कहा जाता है, बार्ड ऑफ एवन। आगे देखते हैं, अगर इनके ऑक्यूपेशन के बारे में बात हो तो क्या ऑक्यूपेशन के लिए यूज होता है? ही इज द इंग्लिश एलिजाबेथन पोएट। मतलब इनको जो है इंग्लिश एलिजाबेथन पोएट कंसीडर किया जाता है। एक्टर एंड रेनेसांस प्लेराइट, और रेनेसा प्लेराइट माना जाता है।
तो 3 पॉइंट्स में एक तरह से आप क्या कह सकते हो, पोएट, एक्टर एंड प्लेराइट, अगर ऑक्यूपेशन की बात होती है। अब आपको ये तो पता ही है कि ये एलिजाबेथन एज में हुए थे, इसीलिए इंग्लिश एलिजाबेथन पोएट, एक्टर एंड रेनेशा प्लेराइट। ये एक जो है इनकी जो है लाइफ से रिलेटेड जो था कि इनकी मम्मी पापा का नाम क्या था, स्पाउस एंड चिल्ड्रन का क्या था, कब इनकी डेथ हुई और कहाँ पर इनको बरी किया गया। अब जो है हम इनकी लाइफ से इंपॉर्टेंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस को कुछ देखेंगे कि क्या है, क्या पॉइंट्स हैं। तो देखिए, बिटवीन 1585 एंड 1592 ही बिगन ए सक्सेसफुल करियर इन लंदन एज एन एक्टर राइटर एंड इन 1594 ही ज्वाइंड एज एन एक्टिंग क्रू कॉल्ड द लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन। ठीक है ना, तो यहाँ पर समझिए कि मतलब इन्होंने 1585 और 1592 के बीच में इन्होंने अपना करियर जो है लंदन में शुरू किया, किस तरह से, एज एन एक्टर राइटर जो है, और फिर इन्होंने क्या किया 1594 में लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन, ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है ग्रुप को, एक्टिंग ग्रुप को जो है इन्होंने ज्वाइन किया। यहाँ पर क्या होता है, इन 1603 द ग्रुप वाज रीनेम्ड द किंग्स मैन आफ्टर द किंग जेम्स फर्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले इन्होंने लॉर्ड चैम्बरलेन मैन को इन्होंने ज्वाइन किया, फिर उसके बाद इसी ग्रुप का नाम बदल करके जो है क्या कर दिया गया, किंग्स मैन कर दिया गया, किंग जेम्स वन के नाम पर एक तरह से। तो किंग्स मैन ये भी पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है इस ग्रुप को कब रीनेम किया गया, तो 1603, ये पॉइंट भी आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पॉइंट्स क्या हैं। इन 1597 ही परचेज न्यू प्लेस इन स्टैफोर्ड, मतलब 1597 में इन्होंने क्या किया, एक जो है नया प्लेस जो है परचेज किया, कहां पर, स्टैफोर्ड में। इन 1599 ए पार्टनरशिप 1/10 share of the company members built their own theatre on the south bank of the river Thames, which they called Globe। मतलब क्या हुआ, 1594 में इन्होंने क्या किया कि एक पार्टनरशिप में जो है एक कंपनी जो है खोली, और एक अपना खुद का थिएटर जो है साउथ बैंक ऑफ रिवर थेम्स, जो रिवर थेम्स की साउथ बैंक पर, वहां पर उन्होंने खोला, और इसका जो नाम है वो क्या है, दिस इज ग्लोब थिएटर। ठीक है ना, एंड ही बिकेम द पार्ट ओनर ऑफ ग्लोब एंड ब्लैक फ्रायर्स थिएटर, मतलब इसमें जो है एक तरह से इनका ग्लोब और ब्लैक फ्रायर्स थिएटर में जो है इनकी पार्टनरशिप हो गई, एक ओनरशिप इनकी आ गई। अब he had several patrons, one of them was the handsome gallant Earl of Southampton। पेट्रॉन्स का मतलब होता है जो इनको सपोर्ट करने वाले थे, मतलब इनको जो है सपोर्ट करने वाले बहुत से लोग थे, लेकिन उनमें से एक थे कौन, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। अब जिनको जो है हेनरी रेथस्ले भी कहा जाता है, ठीक है ना, हेनरी रेथस्ले, टू whom many of his sonnets and poems are addressed। और विलियम शेक्सपियर ने क्या किया कि बहुत सारी अपने सोनेट्स और पोएम्स को जो है इनको डेडिकेट किया, इनको एड्रेस किया। अब आगे बढ़ते हैं, इन 1623 जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल, two friends and fellow actors of Shakespeare, published the first folio that included 36 plays। अब यहाँ पर जो है ये एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है। देखिए क्या कह रहे हैं, सबसे पहले जो 1623 में क्या है, जो जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल, ये क्या है, ये उनके जो दो फ्रेंड और फेलो एक्टर्स हैं, मतलब जो इनके साथ में काम करते थे, उन्हीं लोगों ने जो है पहली बार पब्लिश दी फर्स्ट फोलियो दैट इंक्लूडेड 36 प्लेज, मतलब पहली बार जो इनके प्लेस को जो जॉन हेमिंग और हेनरी कॉन्डेल हैं, इन्होंने जो है कलेक्ट किया, और उसमें जो है टोटल 36 प्लेस को जो है पब्लिश किया। डेट आप याद रखिए, ईयर ऑफ पब्लिकेशन 1623, मतलब जो फर्स्ट फोलियो है वो कब आया, तो 1623 में आया, और इसे किसने पब्लिश किया, तो जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आपको पता है कि टोटल जो प्लेज हैं वो शेक्सपियर ने लिखे हैं 37, तो एक प्ले जो है इन्होंने इंक्लूड नहीं किया था, वो कौन सा था, तो ये आगे दिया हुआ है, पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायर वाज नॉट इंक्लूडेड इन फर्स्ट फोलियो। मतलब जो पेरिकल्स प्ले है, जिस पूरा नाम पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायर, ये जो है फर्स्ट फोलियो में इंक्लूड नहीं था। ये क्वेश्चन देखिए टीजीटी 2016 में पूछा जा चुका है कि विच प्ले वाज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ विलियम शेक्सपियर। ये आपका जो है पॉइंट हो गया। अब आगे देखिए, अराउंड 1590 ही रोट
154 सॉनेट्स। मतलब देखिए जो है इन्होंने मतलब जो है 1590 में टोटल इन्होंने कितने सॉनेट्स लिखे हैं, तो टोटल लिखे हैं आपका 154 सॉनेट्स। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ सॉनेट्स इन्होंने कितने लिखे हैं, 154। अब यहाँ पर एक पॉइंट और देख लीजिए, विच वर पब्लिश्ड कलेक्टिवली ऑन 20th मई 1609 बाय थॉमस थॉर्प। ये पॉइंट आप याद रखिए। टोटल मतलब यहाँ पे इस पॉइंट को अगर मैं समरी बताऊं तो इन्होंने टोटल कितने सॉन्ग्स लिखे, 154। और ये कब पब्लिश हुए, तो 20th मई 1609 में बाय थॉमस थॉर्प। आगे बढ़ते हैं। फॉर हिज लेजेंडरी एंड historical material, Shakespeare depended mainly on Holinshed Chronicles of England, Scotland and Ireland। मतलब इनके जो लेजेंडरी और हिस्टोरिकल जो है प्लेज हैं उसके लिए इन्होंने इंस्पिरेशन कहाँ से ली, कहाँ से इन्होंने अपना सोर्स क्या चुना, तो वो था आपका हॉलिंसेड क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। एंड ऑल्सो ऑन सर थॉमस नॉर्थ 1579 ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स पैरेलल लाइव्स। मतलब जो है एक तरह से जो है जो ये थीम है अपने प्लेस की जो है वो कहाँ से लेते थे, तो ये बेसिकली हॉलिंसेड क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, या फिर जो है जो सर थॉमस नॉर्थ का जो है 1579 में एक ट्रांसलेशन आया था प्लूटार्क का जो है पैरेलल लाइव्स, उसका जो है ये करते थे। अब आगे देखते हैं। लव्स लेबर लॉस्ट, ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, द मेरी वाइब्स विंडसोवर, द टेम्पेस्ट आर शेक्सपियर्स ओरिजिनल प्लॉट्स। मतलब ये जो प्ले हैं ये इनके बेसिकली ओरिजिनल प्लेस हैं, इनकी इंस्पिरेशन इन्होंने कहीं से नहीं ली है, ये आप याद रखिए। देखिए इसमें कौन कौन से प्ले हैं, लव्स लेबर लॉस्ट, ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, द मैरी वाइब्स विंडसोवर, द टेम्पेस्ट एंड, ठीक है ना। यानी कि टोटल अगर मैं देखूं 1 2 3 4, यानी टोटल जो 4 हैं ये इनके ओरिजिनल प्लॉट्स हैं, इन्होंने खुद की इमेजिनेशन के बेसिस पे ये लिया है। बाकी सबके लिए उन्होंने जो है हॉलिंसेड क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड या फिर जो है प्लूटार्क की जो पैरेलल लाइव्स का जो ट्रांसलेशन था उससे जो है इन्होंने इंस्पिरेशन ली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द लर्नर ऑफ लिटरेचर, क्योंकि आपको लगातार जो है इस चैनल पर जो है आपके टीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर जो है हिज 4 ग्रेट ट्रेजेडीज। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, इनकी जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हैमलेट, फिर ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ, इनको जो है 4 ग्रेट ट्रेजेडीज बोला जाता है। इनके लिए आप एक शॉर्ट फॉर्म याद कर लीजिए, हॉक एम, ठीक है ना। हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ, ये जो है 4 इनकी ग्रेट ट्रेजेडीज मानी जाती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा, हिज 4 ग्रेट कॉमेडीज, इनकी जो 4 ग्रेट कॉमेडीज हैं उसमें मच एडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड एज यू लाइक इट। ये 4 जो है इनकी ग्रेट ट्रेजेडीज हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, मच एडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड एज यू लाइक इट। अब फिर इनके पास जो है कुछ रोमन प्लेज इन्होंने लिखे। रोमन प्लेज में इनके कौन कौन से प्ले हैं, एक तो है कोरियोलैनस, जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। टोटल इन्होंने जो है 3 रोमन प्लेज लिखे, जिनमें से एक है कोरियोलैनस, जूलियस सीजर एंड एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। आगे देखिए ड्रामेटिक रोमांस इन्होंने क्या लिखा, हिज लास्ट 4 प्लेज आर ट्रेजिक कॉमेडीज। मतलब जो है जो इनके लास्ट 4 प्लेज हैं वो ट्रेजिक कॉमेडी में आते हैं। जो कौन कौन से हैं, एक तो है पेरिकल्स, सिम्बेलन, द विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर, इन 1896 फ्रेडरिक एस बॉस coined the term problem plays to refer his 3 plays। मतलब 1896 में जो फेडरिक एस बॉस थे इन्होंने एक नया टर्म क्वाइन किया, प्रॉब्लम प्ले, इनके 3 प्लेस को रेफर करने के लिए। वो 3 प्लेस कौन से हैं, ऑल वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ट्रायलस एंड क्रेसिडा। ध्यान रखिए यहाँ पे फेडरिक एक्स बॉस ने जो है कौन सा टर्म क्वाइन किया, प्रॉब्लम प्ले, ये भी आपका एग्जाम में आ सकता है। आगे देखिए, हिज लास्ट मेजर ट्रेजेडीज एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा एंड कोरियोलैनस कंटेन्स सम शेक्सपियर्स फाइनेस्ट पोएट्री एंड वर कंसीडर्ड हिज मोस्ट सक्सेसफुल tragedies by the poet and critic T.S. Eliot, who called his tragedy Macbeth and an artistic success
and other tragic play, Hamlet, an artistic failure on the basis of objective correlative। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए क्या हुआ कि टीएस इलियट ने जो है एक और टर्म जो है डिफाइन किया जिसका नाम था ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इन्होंने ये बताया जो मैकबेथ प्ले है वो एक आर्टिस्टिक सक्सेस है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बेसिस पे जो प्ले मैकबेथ है वो क्या है, एक आर्टिस्टिक सक्सेस है, बट जो प्ले हैमलेट है वो क्या है, एक आर्टिस्टिक फेलियर है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। साथ ही यहाँ पर ये बताया गया है कि जो इनकी लास्ट मेजर ट्रेजेडी एंटोनी एंड क्लोपेट्रा और कोरियोलेनस थी, इसमें जो है शेक्सपियर की कुछ फाइनेस्ट पोएट्री भी देखी जाती है। ध्यान से पॉइंट अगर मैं बिल्कुल जो है समराइज करूं तो इतना सिर्फ याद रखिए कि टीएस इलियट ने मैकबेथ को जो है एक आर्टिस्टिक सक्सेस बताया, वाइल जो हैमलेट है उसको एक आर्टिस्टिक फेलियर बताया ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। आगे देखते हैं फिर यहाँ पर जो है ये पॉइंट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं ये पॉइंट, शेक्सपियर प्लेड द रोल ऑफ एडम इन एज यू लाइक इट। मतलब जो है शेक्सपियर ने जो है अपने जो इनके जो प्लेस थे उनमें किस किस में इन्होंने एज अ एक्टर जो है काम किया, तो उसमें आप देखिए एज यू लाइक इट में इन्होंने जो है एडम का रोल प्ले किया। घोस्ट का हैमलेट्स फादर, जो हैमलेट का फादर है इन हैमलेट, मतलब जो है जो घोस्ट का रोल है वो हैमलेट में जो है इन्होंने प्ले किया। एंड द कोरस इन हेनरी फाइव, किंग डंकन इन मैकबेथ। मतलब अगर आप देखें टोटल 1 2 3 4 चार प्लेज में इन्होंने अपने खुद के 4 प्लेज में इन्होंने एक्टिंग की हुई है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देखिए, विद 4042 लाइंस एंड 29551 वर्ड्स हैमलेट इज द लॉन्गेस्ट शेक्सपियरन प्ले। यानी यहां पर आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि इनका अगर पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट शेक्सपियरन प्ले कौन सा है तो ये है आपका हैमलेट। फिर विद 1787 lines and 14,369 words, the comedy of errors is the shortest play। तो इनका लॉन्गेस्ट प्ले की अगर बात होगी तो हैमलेट, और अगर शॉर्टेस्ट प्ले की बात हो रही है देन द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज द शॉर्टेस्ट। नेक्स्ट आपका पॉइंट है यहां पर देखिए, लव्स लेबर लॉस्ट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ राइमिंग लाइंस ऑफ ऑल शेक्सपियरियन प्लेस। मतलब जो लव्स लेबर लॉस्ट है उसमें जो है सबसे ज्यादा जो है राइमिंग लाइंस मिलती हैं किसी भी दूसरे शेक्सपियर के प्ले की अपेक्षा। अकॉर्डिंग टू शेक्सपियरियन स्कॉलर टकर ब्रूक, जो टकर ब्रूक है इन्होंने क्या बताया कि 62.2% ऑफ द लाइंस इन लव्स लेबर लॉस्ट राइम। मतलब अराउंड मोर देन 60% जो लाइंस हैं वो इसमें राइमिंग लाइंस हैं। द क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर इज अ मिड समर नाइट्स ड्रीम। मतलब अगर सबसे नंबर 1 पे पूछा जाएगा कि राइमिंग के हिसाब से कौन सा प्ले है तो उसमें लव्स लेबर लॉस्ट और उसके बाद फिर आता है मिड समर नाइट ड्रीम। मतलब समझ लीजिए बात को कि जो लव लेबर लॉस्ट है उसमें 62% लाइंस इनकी जो है वो क्या होती हैं, राइम करती हैं, जबकि जो मिड समर नाइट ड्रीम्स है उसमें 43%, आप कह सकते हैं क्लोज टू 44%। आगे देखते हैं, यहाँ पर आपको पता है सभी लोग जो है विलियम जे लॉन्ग की बुक पढ़ते हैं। विलियम जे लॉन्ग ने जो है इनके लिटरेरी करियर को जो है 4 पीरियड्स में डिवाइड किया हुआ है। क्या है, विलियम जे लॉन्ग हैज डिवाइडेड हिज लिटरेरी करियर इन 4 periods: a period of early experimentation, a period of rapid growth and development, a period of gloom and depression, a period of restored serenity of calm after the storm। मतलब यहाँ पे देखिए इन्होंने पहले पीरियड को अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन के रूप में बताया, जो सेकंड पीरियड है दैट इज बेस्ड ऑन हिज रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थर्ड पीरियड में ग्लूम एंड डिप्रेशन, और फिर उसके बाद दोबारा से रिस्टोर्ड सेरेनिटी ऑफ काम आफ्टर द स्टार्म। तो ये 4 भागों में इन्होंने डिवाइड किया है। अब देखिए फिर क्या लिखा है, इन द लेट 19th century एडवर्ड डाउडन क्लासिफाइड इन हिज बुक शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट। मतलब जो एडवर्ड डाउडन की बुक है शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट, इसमें इन्होंने जो है इनके शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब इन्होंने क्या नाम दिया, इन द वर्कशॉप, इन द वर्ड, आउट ऑफ डेप्थ, ऑन दी हाइट्स। अब ये फिर जो है यहाँ पे फॉलोइंग क्रोनोलॉजी ऑफ शेक्सपियर प्ले इज बेस्ड ऑन ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू शेक्सपियर बाय माइकल डॉब्सन। मतलब शेक्सपियर के प्लेस की जो है ये क्रोनोलॉजी जो है वो कहां से दिखाई जा रही है, द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू शेक्सपियर।
इस पर बेस्ड ये क्रोनोलॉजी है। देखिए आपको पता है कि इनके जो बहुत सारे, क्योंकि 37 प्लेस लिखे तो कौन कब जो है ये आपका आया, इसको जो है बताना थोड़ा सा मुश्किल है। अब यहाँ पर जो है ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू शेक्सपियर बाय माइकल डॉब्सन के बेसिस पे बताया जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले टू जेंटलमैन ऑफ वरोना, अगर देखें कॉमेडीज की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये 1590-91 के बीच में आया। फिर टेमिंग ऑफ श्रू भी 1590-91 के। द कॉमेडी ऑफ एरर्स ये जो है आपका जो है 1594 में आया। लव्स लेबर लॉस्ट ये आपका जो है 1594-95। ए मिड समर नाइट्स ड्रीम 1595। ये जो बगल में T10 देखना है, इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन आपका TGT 2010 में आ चुका है। अब द मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596 में। द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसोवर ये 1597 टू 1598। मच अडो अबाउट नथिंग 1598 में। 1599 एंड 1600 में एज यू लाइक इट। आगे देखिए आपका जो 12th नाइट है ये आपका 1601 में। मेजर फॉर मेजर 1603 में। 1604 एंड 5 में ऑल वेल दैट्स एंड्स वेल। विंटर्स प्ले 1609 और द टेम्पेस्ट 1611 में। इसके बाद इनके जो हिस्ट्री प्लेज हैं वो देख लीजिए आपका हेनरी 6 पार्ट 2 1591, हेनरी 6 पार्ट 3 1591, हेनरी 6 पार्ट 1 हेनरी 1592 में। 1592-93 में द ट्रेजेडी ऑफ रिचर्ड थर्ड। और ये जो इनके प्लेज हैं ये आप देख लीजिए, इसमें जो है ईयर आपका पहले से दिया हुआ है। द ट्रेजेडी ऑफ किंग रिचर्ड सेकंड ये कब आया 1595 में। द लाइफ एंड द डेथ ऑफ किंग जॉन 1596। किंग हेनरी फोर्थ पार्ट 1 1596-97 में। हेनरी 4 पार्ट 2 ये 1597-98 में। द लाइफ ऑफ हेनरी फिफ्थ ये 1598 और 99 में। हेनरी 8 या ऑल इज टू 1630 में। अब अगर हम इनकी ट्रेजेडीज की बात करें तो यहाँ पर देखिए ट्रेजेडीज। द ट्रेजेडी ऑफ टाइटस एड्रोनिकस 1592-93 में। द ट्रेजेडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट 1595। द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर 1599। 1601 में जो ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। फिर 1603 में 1602 में द हिस्ट्री ऑफ ट्राइलस एंड क्रेसिडा। 1603 1604 में द ट्रेजेडी ऑफ अथोलो द मोर ऑफ वेनिस। नेक्स्ट आपका जो है जो किंग लियर है वो 1605 में पब्लिश हुआ। द लाइफ ऑफ टाइमन ऑफ एथेंस। अगर मैं यहाँ पे पब्लिश का मतलब ऐसे समझ लीजिए क्योंकि इनका जो फोलियो है वो तो 1623 में आया। ड्यूरिंग हिज लाइफ स्पैन कोई भी प्ले पब्लिश नहीं हुआ, पर ये एक तरह से परफॉर्मेंस ईयर उनके हैं। नेक्स्ट आपका 1606 में जो है द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। 1606 में ट्रेजेडी ऑफ एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। 1607 में पेरिकल्स द प्रिंस ऑफ टायर, ठीक है ना, ओनली पार्टली बाय शेक्सपियर, मतलब जो है इसमें इन्होंने कोलैबोरेट किया था जो है। आगे ट्रेजेडी ऑफ कोरोलानस ये आपका, और ट्रेजेडी ऑफ सिम्बलेंस ये 1608 एंड 1610 में आया। द टू नोबल किंग्समैन ये आपका 1613 एंड 14 में आया। इसको इन्होंने को ऑथर किया था विद जॉन फ्लेचर। अब इनकी जो है पोएट्री थोड़ी सी देख लेते हैं। पोएट्री ये इंपॉर्टेंट है आपका। 1593 में जो है वीनस एंड एडोनिस इन्होंने। 1594 में द रेप ऑफ लुक्रेसी। 1599 में सोनेट्स टू सन्ड्री नोट्स ऑफ म्यूजिक। 1599 द पैशनेट पिलग्रिम। 1601 में द फीनिक्स एंड द टर्टल। 1609 ए लवर्स कंप्लेन। 1609 द सोनेट्स पब्लिश्ड। आपको पता है अभी हमने बताया था कि 1609 में जो है इनका जो है सोनेट्स जो है पूरे पब्लिश हुए थे बाय थॉमस थॉर्प। नेक्स्ट है 1612 में फ्यूनरल एलिजी बाय डब्ल्यू.एस. अब यहाँ पर मैं जो है शेक्सपियर के प्लेस से रिलेटेड कुछ यहाँ पे टर्म्स हैं उनको आप जान लीजिए। The folios of Shakespeare's plays. The earliest text of William Shakespeare's work was published during 16th and 17th century in quarto or folio format. Folios are large, tall volume. Quartos are short, smaller, roughly half the size. अब इसको समझ लीजिए कि फोलियो क्या होता है और क्वार्टो क्या होता है। फोलियो इज a book in which each sheet is folded over only once through the middle। मतलब मान लीजिए ये एक पेज है, इसमें जो है एक बार इसको अगर हम फोल्ड कर दें तो ये बन जाता है आपका फोलियो। लेकिन अगर इसको एक बार और जो है आपका ये आप समझ लीजिए कि
ए फोलियो इज अ बुक इन विच सीट इज फोल्डेड ओवर ओनली वंस थ्रू द मिडिल, मतलब एक सीट को जो है जब बीच से फोल्ड कर दिया जाता है तो एक फोलियो बन जाता है, फॉर्मिंग टू लीव्स ऑन और 4 पेजेस। ठीक है, मतलब एक तरह से समझिए कि अगर इसको किसी एक पेज को लीजिए, उसको बीच में से जो है फोल्ड कर देंगे तो टोटल आगे पीछे का मिला करके उसमें कितने पेजेस बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। जैसे ये देखिए जो है, अगर मैं ऐसे ये एक लिया पेपर, मैंने इसको 20 से डिवाइड कर दिया, तो इधर पहले लिखा गया, फिर इधर, फिर इसको बैक साइड में दो दो बार लिखा जाएगा, तो टोटल क्या हो गया, 4। ठीक है। क्वार्टो क्या होता है, ए क्वार्टो इज अ book in which 8 pages are printed on a single sheet which is folded twice to form 4 leaves। मतलब अब क्या है, ये एक पेज है, इसको पहले एक बार इधर से फिर इधर से कर दिया जाए, तो यहाँ पर जो है अगर आप देखें 1 2 3 4 और बैक साइड में 4, तो टोटल एक तरह से 8 बन गया, ये क्वार्टो कहलाता है। ये आपका कुछ पॉइंट्स फिर से समराइज करके जा रहे हैं। फर्स्ट फोलियो 1623 में आया, किसके द्वारा, बाई हेमिंग्स एंड कॉन्डेल। सेकंड फोलियो इनका आया 1632 में बाई एलेट, विलियम एस्प्ले, रिचर्ड हॉकिंसन, रिचर्ड मैग्नन एंड जॉन स्मिथविक। ठीक है ना। थर्ड फोलियो 1663 में आया बाई फिलिप चैटविन। ठीक है। नेक्स्ट है द फोर्थ फोलियो, ये 1685 में बाई आर बेंटले, ई ब्रिवेस्टर एंड आर चिसवेल एंड एच हैरिंगटन। यानी टोटल जो है 4 बार फोलियोज आए, फर्स्ट फोलियो, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट 1623, फिर अगला 1632, अगला 1663 एंड लास्ट वन 1685। The two noble kingsmen didn't appear in any folio edition was printed until 1634. Although there is evidence of its being performed much earlier, 19 of William Shakespeare plays first appeared in quarto before the publication of first folio in 1623, 18 of those before his death in 1616. One play co-authored with John Fletcher, The Two Noble Kinsmen, was first published in 1634। ये पॉइंट आप याद रखिए, जो द टू नोबल किंग्समैन है, ये पहली बार जो है पब्लिश हुआ आपका 1634 में। एंड वन प्ले फर्स्ट पब्लिश्ड इन फर्स्ट फोलियो, द टेमिंग ऑफ श्रू, वाज लेटर पब्लिश्ड इन क्वार्टरो। तो ये आपके जो है कुछ पॉइंट्स थे जो है जो विलियम शेक्सपियर पर रिलेटेड थे। अभी मैं जो है इसमें आगे और नहीं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। आज जो है हम लोगों ने जो इन पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनको किया है। अब आगे जो है इनकी कुछ जो फेमस बुक्स हैं और जो पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं विलियम शेक्सपियर पर बेस्ड, जिनके बारे में जो है हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। बेसिकली हम पार्ट 2 में क्या करेंगे कि जो इनका क्रिटिसिज्म, इनके ऊपर जो क्रिटिकल रिमार्क किए गए उनके बारे में, और जो इनके ऊपर जो है बुक्स लिखी गई उनके बारे में जो है बात करेंगे। तो अभी जो है हम अपने इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।